हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे हम। और आज के न्यूज़पेपर में 11 अक्टूबर 2023 को अगर आप देखो तो काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम GS1 टू GS4। अगर आप क्लॉडिया गोल्डन की वर्क देखो तो इट exemplifies all the historical aspects of discrimination against the woman and the U-shaped curve which women have, which she traverses from the ancient times till now. Further, you can also see that how the relations between India and Maldives are under evolution or due to the presidential elections, relations हमारे change हो रहे हैं. इसके बाद we can also see the Gaganyaan mission from the GS paper 3 science and technology, or you can also see the formation of cyclones as a perspective of your GS1, that is geography, and the studies which recently are showing us that what is the change in the formation of the cyclone. Done. So let's start the discussion with the UPSC prelims PYQ, and it highlights that ilmenite and rutile are abundantly available in certain coastal tracts of India. They are rich sources of which one of the following. तो ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं किस चीज के रिच सोर्स होते हैं. तो इफ यू सी दिस एक्सप्लेनेशन हाइलाइट्स हियर दैट दे आर एक्चुअली द रिच सोर्स ऑफ व्हाट दे आर द टू चीप मिनरल्स ऑफ टाइटेनियम. ठीक है. अब ये क्वेश्चन यूपीएससी क्यों पूछता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट और इतना ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन क्यों पूछता है यूपीएससी? बिकॉज एज आई से इन माई एलिमिनेशन क्लासेस, और हमेशा मैं बोलता रहता हूं जब भी हम पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हैं, दैट देयर आर अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस इन योर पेपर जो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं, वेर यू हैव टू टेक दैट डिसीजन. और ये क्वेश्चंस नॉलेज, फैक्ट, लॉजिक, रीजन से बाहर होके ये डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस होते हैं. आपको इन क्वेश्चंस को जज करना होता है दैट वेदर टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और नॉट. डन. यहाँ पे रैंडम गेसेस नहीं चलते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द लीड एडिटोरियल ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर व्हिच टॉक्स अबाउट वुमेन एंड द चेंज दे वांट इन द सोसाइटी and what society needs to change according to women. So with this author highlighting two aspects, one is the global gender gap index जो हमने recently पढ़ा था. That global gender gap report of 2023 highlights the gap between the gender, male and female, at various aspects, whether that is the economic or socio-economic aspects or political aspects, whether the representation, we talk about the representation of women, we talk about the representation of women in economic fields, we to talk about representation of women in the political fields. तो इसमें अगर आप देखो तो इंडिया हैज बीन पोर्ट्रेड एंड इंडिया हैज बीन रैंक्ड very less than the other countries which are there in our surroundings. We talk about Bangladesh, we talk about Sri Lanka, we talk about नेपाल, भूटान, है ना. तो इस पर्सपेक्टिव में इंडिया का रैंक 140 के आसपास रहा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेके ऑन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. अब इस चीज को कोरिलेट करता है ऑथर किस चीज के साथ? द वुमेन रिजर्वेशन बिल विच नाउ इज एन एक्ट एज इट हैज रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स एसेंट लास्ट वीक. ठीक है. और नाउ द ऑथर हाईलाइट्स कि कितना ज्यादा नीड है हमारे लिए इस एक्ट को, इस बिल को अभी करंटली इंप्लीमेंट करने का ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस. हम इसको उस सेंसस के बेसिस पे इंप्लीमेंट कर ले. क्यों? क्योंकि दिस बिल हैज बीन डिस्कस्ड एंड डिलिबरेटेड अपॉन, और इस बिल का ये मोटो है दैट 2026 का जो डिलिमिटेशन होगा और 2029 का जो इलेक्शन होगा उसमें ये बिल इंप्लीमेंट होगा. बट द ऑथर हियर हाइलाइट्स एंड शी हाइलाइट्स द चैलेंजेस और इस बिल का नीड आज के पर्सपेक्टिव्स में, कि हमें इस बिल को बजाय इसके कि हम इसको रिजर्व करके 2026 और 2029 का एक मुद्दा बनाएं, इससे अच्छा ये है कि हम इसको आज ही इंप्लीमेंट करें और नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए इसको तैयार करें और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है इंश्योर करें नेक्स्ट इलेक्शन में, ताकि हमारा रैंक इंप्रूव हो जाए. और जो ये गैप है जिसको अदरवाइज 131 ईयर्स लगेंगे फुलफिल होने में, एज द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हाईलाइट्स की 131 साल लगेंगे ग्लोबल लेवल पे और 149 ईयर्स लगेंगे हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में इस जेंडर गैप को फिल करने में. हम इस गैप को बहुत ही जल्दी फिल कर सकते हैं अगर हमने इस बिल को आज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो. डन. सो दैट वाज ऑल द क्रक्स ऑफ दिस एडिटोरियल. नेक्स्ट इज एन एडिटोरियल अबाउट इंडिया एंड मॉलडीव्स. हमने 3 दिन पहले
इंडिया एंड मॉलडीव्स के रिलेशनशिप्स को अच्छे से डिस्कस किया फ्रॉम द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव टिल द कॉन्टेम्पररी टाइम्स. यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. फर्दर, ये वाला जो एडिटोरियल है, इट हाईलाइट्स द चेंजिंग फिनोमिनाज. इट हाईलाइट्स टू eras of Prime Minister Mohammad Solih and the President Mohammad Solih and President Mamun Abdul Gayoom. The author here actually provides us a contemporary study, a comparative study between the two presidents as their face with the perspective of India. ठीक है कि कैसे, if you see, the author highlights that Yamin's perspective was India outstands, as is the perspective of the president elect who is currently elected in Maldives, that is President Muiz. Same, you can see when we compare this thing with the other perspective of President Solih, that is India First policy. This was something which was correlating with India's neighborhood first policy. है ना? When India prioritizes its neighborhood, but that neighborhood shows us a different stance when we see the presidential elections of Maldives. ठीक है, और इस चीज को ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं दैट दिस हैज नाउ चेंज्ड द डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन ओशियन. बिकॉज अगर आप देखो तो कल या परसों के डिस्कशन में हमने ये चीज हाईलाइट की थी कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ट्रेड रूट, है ना? कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रेड रूट जो एक साइड से स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कनेक्ट करता है और दूसरे स्टेट से गल्फ ऑफ हॉर्मूज को कनेक्ट करता है. एक साइड से गल्फ ऑफ एडन है, एक साइड से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और इसी एरिया में देर इज अराउंड 80% ऑफ द इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स एंड देर इज अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, है ना? तो देयर फोर वी नीड टू एंश्योर अ फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन रीजन. और इसी परस्पेक्टिव में हमने कल भी डिस्कस किया था इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन. इसका भी हमने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा डिस्कशन किया था दैट हाउ इट वाज फॉर्म्ड और इसके कितने परस्पेक्टिव्स है, कौन इसके प्रायोरिटी एरियाज है. आई will strongly recommend you to go through all the two dimensions, to go through these two perspectives, two videos जो मैंने डिस्कस किए हैं इससे पहले. Now let's move to the next editorial, and this editorial talks about the impact of Claudia Goldin's work. ठीक है, and if you see that ये जो यहाँ पे एक कर्व बनाया हुआ है जो एक यू शेप कर्व है, it starts with the agriculture, then industry, service society, and how women are increasing in their roles. ठीक है, in post 1970s. इन्होंने जो स्टडी यहाँ पे दिया था, जिनको जिस स्टडी की बेसिस पे इनको नोबेल प्राइज मिला है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इस स्टडी में इन्होंने क्या हाईलाइट किया था? इनने हाईलाइट किया था 200 साल का एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अबाउट वुमेन, कि वो पहले कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी, उसके बाद उनका रोल कितना कम हुआ, और उसके बाद नाउ हाउ आर दे इवॉल्विंग इन देयर रोल्स, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे फेस, व्हाट काइंड ऑफ सोशल इविल्स आर देयर जिनको हमें दूर करना है, जिसके बिहाफ पे शी एक्चुअली आर्ग्यूज ऑन द पेड वर्क एंड द फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी. ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू इन यस्टरडेज डिस्कशन कि as per the feminist perspective that the Aristotle and Plato are to be blamed for this thing, the division of labor जो उन्होंने प्रोवाइड किया था, which restricted the females inside the household and which led the male into the market. ठीक है, so that is the perspective of feminists in the political science. But when we talk about the politico-economic discourse, तो this study here highlights कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज को समझने का, दैट हाउ द ग्रोथ हैज बीन अंडर दिस यू शेप्ड कर्व. ठीक है, तो शी हाइलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेटा एक्यूरेसी एंड द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन द रिसेंट टाइम्स. प्लस शी ऑल्सो हाईलाइट्स दैट द पेड बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इस पे भी मैंने कल एक केस स्टडी डिस्कस किया था आपके साथ अबाउट द शुगर केन लेबरर्स एंड द शुगर केन प्लांटेशन इंडस्ट्री, विच आई हैव टोल्ड यू कि ये जो स्टडी आया था, ये केस स्टडी था, ये एथिक्स के पेपर में आया था यूपीएससी में. ठीक है, कल वाला डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टुडेज डिस्कशन. नाउ लेट्स गो थ्रू द इंडिया ऑस्ट्रेलिया relations from the historical perspective till the contemporary times
क्यों? बिकॉज टुडे द ऑस्ट्रेलियन स्पीकर हैज हाईलाइटेड दिस थिंग दैट द ट्रेड एंड सिक्योरिटी टाइज विद इंडिया आर गैदरिंग पेस। ठीक है, तो when we talk about the historical perspective of Australia and India relations, so Australia and India for the first time have established diplomatic relations in the pre-independence era in 1941. 1941 में we opened the consulate general of India was the first was first opened at the trade office in Sydney in 1941। ठीक है, तो consulate general of India। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस अगर आप देखो तो 1998 में वी परफॉर्म द न्यूक्लियर टेस्ट्स, और इसकी वजह से हमारे रिलेशंस जो है काफी ज्यादा डिग्रेड हो गए थे। इसके बाद इन 2014 वी साइंड एन अग्रीमेंट फॉर यूरेनियम सप्लाई डील। ठीक है, दिस एग्रीमेंट with India was the first of its kind when we talk about a country that is non-signatory to the nuclear non-proliferation treaty। इंडिया जबकि सिग्नेटरी नहीं था एनपीटी का, बट स्टिल दिस एग्रीमेंट हैपेंड और यूरेनियम सप्लाई फॉर सिविल पर्पसेस वाज गारंटीड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा रिलेशनशिप व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, shared value system, yes, we are the countries which stand for Westminster style democracy, we have commonwealth traditions, and we have expanding economic engagement। ठीक है, further we have strong vibrant and secular multicultural democracies। We do also have people to people ties as around 9.76 lakh people आर इंडियन ओरिजिन पीपल। ठीक है, तो इतना हमारा डायस्पोरा है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजिक टाइज, तो 2020 में ही, ये जो मैंने डेटा दिया है यहाँ पे 2021 का डेटा है। ठीक है, दैट्स द रीसेंट मोस्ट डेटा। 2020 में ही इफ यू सी आर रिलेशनशिप्स वर एलिवेटेड टू कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल समिट वाज हेल्ड। ठीक है, so in 2021 the prime ministers of both the countries met during 2026 this met during COP 26 at Glasgow। then the defense cooperations, तो हमारे पास 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग है। we also have mutual logistics support agreement which was signed during June 2020 between the two countries। We are also participants in Malabar, ठीक है, exercise। India has been invited to join the Talisman Sabre exercise of 2023। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तलिस्मान साब्रे एक्सरसाइज ये कहाँ पे होती है और किसके बीच में होती है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं होती है, बट इंडिया वाज जस्ट इनवाइटेड। दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड, बट इंडिया वाज इनवाइटेड टू इट इन 2023। ठीक है, इसके साथ साथ वी हैव सीन चैलेंजेस इनटू दिस रिलेशनशिप as we see the Chinese factor and the 5G technology of China, which is now if you see that it's expanding its network and it's entering the Australian domain also। We have also seen the Galvan Valley clashes with China, but this Chinese factor is somehow hampering the international rule-based order where India and Australia stands for this thing that we should be focused on a rule-based international order। ठीक है, therefore India and Australia are also part of Quad in such perspective। ठीक है, तो these were some important points about इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसके साथ साथ हमारा जो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है दैट इज इन, एक तो क्वाड में मैं बोला कि क्वाड में हम मेंबर्स हैं, वी आर मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो मैंने कल भी बोला था आपको, वी आर मेंबर्स ऑफ आसियान,
वी आर मेंबर्स ऑफ एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट क्लीन डेवलपमेंट। ठीक है। वी आर ऑल्सो को पार्टिसिपेंट्स इन ईस्ट एशिया समिट्स। वी आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो 5 इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, FIPs, उसमें हम पार्टिसिपेंट्स हैं। वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स ऑफ एपेक, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। वी रिसेंटली हैव साइंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इन 2022 से ये इट केम इनटू फोर्स। Therefore, after this, there is an immediate reduction of duties to zero on 96% of the India's exports to Australia. Done. There are other measures also which we will deal in the upcoming discussions. Moving further to the Gaganyaan mission. तो इंडिया का जो गगनयान मिशन है, वी हैव सीन दैट द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन इज शेड्यूल्ड ऑन 21st ऑफ द अक्टूबर। लेट्स डिस्कस अ ब्रीफ अबाउट दिस गगनयान मिशन। ठीक है। So this Gaganyaan mission will be launched after the second unmanned mission plan in 2022-2023. This was the first perspective when this was highlighted, और जब इसको लॉन्च किया गया था तो initially it was a 10,000 crore mission which aimed to send 3 crew members to space for 5 to 7 days. ठीक है, by 2022 when India completes 75 years of independence. So this is the first unmanned mission. The first unmanned mission was planned in 2021 and this is the manned mission which was planned for 2022 and now it will be launched. इसका फर्स्ट जो ड्राइव होने वाला है, जो इसका फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट होने वाला है, वो अक्टूबर 21 को होने वाला है। सो जो डिले हुआ है वो क्यों हुआ था? वो कोविड-19 की वजह से हुआ था। When we talk about the Gaganyaan, the mission is being under the supervision of ISRO. ठीक है। गगनयान में there are 3 flights which will be sent into the orbit. There will be 2 unmanned flights and 1 manned flight जिसमें humans जाएंगे। गगनयान system module is called as orbital module and this will have 3 Indian astronauts including a woman. ठीक है, एक इसमें औरत होगी, 2 इसमें मर्द होंगे। It will circle Earth at low Earth orbit at an altitude of 300 to 400 kilometers for 5 to 7 days. Done. This is a brief about a Gaganyaan mission. अब गगनयान मिशन के साथ साथ we need to know its payloads. Payloads में there is first crew module, second is service module, and the crew module spacecraft is carrying human beings and service module is powered by 2 liquid propellant engines. अगर आप इसकी लॉन्च की बात करो तो इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज होगी दैट विल बी GSLV मार्क थर्ड। ठीक है। अगर आपको पता हो तो ये व्हीकल हमने अभी अभी रिसेंटली यूज किया था, तो बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि किस मिशन में हमने ये यूज किया था इससे पहले, है ना। ये जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे इनको ट्रेनिंग देगा कौन? रशिया। डन। Therefore, this mission comes with its own significance as it's one of its own kind mission. हमको इसके फैक्ट्स याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। Talking about this editorial, which highlighted a change about the cyclones formation in 1990s. Since 1990s, says a study. हमको इसमें बस इतना अंडरस्टैंड करना है that how much is changed and what was the main cause of change into the cyclones. Because UPSC की एक हैबिट है that जब भी कोई ऐसी स्टडी आती है तो आपको जो क्वेश्चन आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अबाउट दैट व्हाट लेड टू द चेंज।
कौन कौन सी चीजें हैं जिससे साइक्लोन में चेंजेस आ सकती है, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे साइक्लोन के फॉर्मेशन में चेंज आ सकती है। ठीक है। या जिससे इससे पहले अगर आपको याद हो तो साइक्लोन पे जब क्वेश्चन आता था, इट आस्क्ड यू अबाउट द फैक्टर्स। ठीक है, कि साइक्लोन बनता कैसे है। वार्म वाटर चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, एल्बिडो चाहिए ये आपका एक पर्टिकुलर एरिया में लेस डिस्टरबेंस ऑफ स्पीड विंड्स होना चाहिए। ठीक है। तो वो सारी चीजें पूछी जाती थी ऑप्शंस में, 3 से 4 ऑप्शंस में। बट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी देर आर सम डिफरेंट थिंग्स विच आई थिंक मे बी आस्क्ड। ठीक है। सो द ट्रेंड shift and the decadal cycles are there which are highlighted in this article, and it raises questions of whether these observed changes are long term trends, rapid shifts, or the part of neutral decadal cycles. Actually this editorial highlights these trends, and then ये editorial क्या बोलता है आपको, that Indian subcontinent has experienced various climate variables, और जितना भी आपने देखा होगा अभी तक over the years, including a decreasing trend in monsoon rainfall and intensifying extreme weather events, जो इस साल भी हमने देखा, दैट वी विटनेस्ड एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट, और इसी की वजह से वी हैव सीन चेंजेस इन द रेनफॉल पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और अभी सिक्किम का फ्लड। ठीक है। देन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी फॉर दिस चेंज इज द एंथ्रोपोजेनिक ट्रेंड, और वी कॉल इट एंथ्रोपोसीन। ठीक है। प्लस देर इज डेकेडल वेरिएबिलिटी एंड शिफ्ट इन दीज चेंजेस, और अगर आप देखो तो देर आर ऑसिलेशंस दैट दिस स्टडी हाईलाइट्स फॉर लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल में देर इज अ डेकेडल ऑसिलेशन, कि हर 10 साल में जो है पैटर्न चेंज हो रहा है, किसका, साइक्लोन्स का। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एंथ्रोपोसीन एरा, बिकॉज ऑफ दीज एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस। और इसी में ये हाईलाइट करता है अबाउट द साइक्लोन फॉर्मेशन ओवर अरेबियन सी from 1990s, which is coinciding with the warm Arctic cold Eurasian pattern. ठीक है। This shift is considered a change rather than a trend. Done. There are unexplained changes also, because monsoon and this entire phenomena of cyclones is in itself under the evolution of research and development. तो इसलिए there are unexplained changes also, जो अभी तक साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आई है। Such resource investments is that we observe these changes, and then we prepare for ourselves for future changes, and we adapt to the climate risks in future. Done. With this, I wish you all the best. Thank you for joining in here. Hope you have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.